इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से इस यूनिवर्स की ओरिजिन हुई तब से लेकर आज तक ये इवॉल्व कर रहा है, लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ। इवोल्यूशन को समझने की प्रक्रिया 17वीं शताब्दी में उपजे कुछ सवालों से और तेज हो गई कि नई स्पीसीज़ कैसे बनती हैं और पुरानी स्पीसीज़ कैसे ख़त्म हो जाती हैं। यही सवाल 19वीं सदी में आकर के कई सारी हाइपोथेसिस और थ्योरीज़ को जन्म देती हैं, जिनके अनुसार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ समझने से पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ समझना बेहद ज़रूरी है। ओरिजिन को उस पे प्रपोज्ड थ्योरी और एविडेंसेस के बेसिस पे 3 पार्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ मैन में डिवाइड किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स और साथ ही साथ अर्थ की ओरिजिन के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें ये माना जाता है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन के थ्रू हुआ है। अर्थ की ओरिजिन होने के बाद लाइफ के ओरिजिन को बताने के लिए कई सारी थ्योरीज़ को प्रपोज किया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा अहमियत ओपेरियन हेल्डेन द्वारा प्रपोज्ड हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म फ्री एटम से होते हुए एक सीक्वेंशियल मैनर में बने हैं, जिसको बाद में एस.एल. मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया। फर्दर इवोल्यूशन होने के बाद मीसोजोइक एरा में मैमल्स की ओरिजिन हुई एंड अबाउट 5 मिलियन ईयर पहले ह्यूमंस की ओरिजिन एप लाइफ एंसेस्टर्स के रूप में हुई, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उछलने कूदने वाले बंदर से इतने सभ्य इंसान कैसे बन गए, तो बता दें कि इसको समझाने के लिए कई सारी इवोल्यूशनरी थ्योरीज़ को प्रपोज किया गया, जैसे लैमार्किज्म, नियो लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी एंड नियो डार्विनिज्म। सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने अपने बुक फिलॉसफी जूलॉजिक में इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने जिराफ के लॉन्ग नेक को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पोस्टुलेट्स दिए, जो कि बेसिकली ऑर्गन के यूज़ एंड डिसयूज़ पर बेस्ड था, जिसे बाद में वाइज मैन ने डिसप्रूव कर दिया एंड थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट का भी ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्ट होता है एंड वही चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। सिर्फ ऑर्गन के यूज़ एंड डिसयूज करने से कुछ नहीं होगा। चार्ल्स डार्विन उस वक्त के रिसर्चर माल्थस की थ्योरी से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे एंड रसल वेलेस के न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन पर प्रपोज्ड चार्ट के बेसिस पर इन्होंने एक सीक्वेंशियल कंक्लूज़न निकाला, जिसमें इनके वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। वैसे तो डार्विनिज्म मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज़ में से एक था, लेकिन ये भी कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डी व्रीज ने ओइनोथेरा पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने बताया कि सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी से डार्विनिज्म की एक वीकनेस तो ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी अभी बची हुई थी। चूँकि डार्विन के टाइम में जेनेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज जेनेटिक्स के बारे में सब कुछ ज्ञात है, तो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसको मेंडल ने क्लियर किया, जिसको डोब्जेंस्की ने डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन के साथ कंबाइन करके सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। इसी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हार्डी वाइनबर्ग, सेवाल राइट, स्टीवेंस, मेयर एंड हक्सले जैसे कई वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इवोल्यूशन के प्रोसेस को अभी तक के मिले हुए एविडेंसेस और भी ज़्यादा वेरीफाई करते हैं। ये सभी हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड एविडेंसेस इवोल्यूशन को कोऑर्डिनेटेड मैनर में बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं और यह भी बताते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और साथ ही साथ मैन किस तरह से लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व हुए हैं। इवोल्यूशन 1 सेल स्टेज पर भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा।